दोस्तों, यूँ तो जब भी हमारे माँ बाप रात में घर से बाहर जाने से रोकते हैं तो हम उस वक्त उनसे नाराज हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कभी हम रात में घर से बाहर जाते हैं तो हमारे माँ बाप को हमारी फिक्र होने लगती है और इसी फिक्र के चलते वो बार बार हमें कॉल करके हमारा हाल चाल पूछते रहते हैं। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर उनके इस फिक्र के पीछे का असली डर क्या होता है? अगर नहीं तो आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूरी कहानी आप जरूर सुने। एक लड़की जो देर रात में एक नाइट क्लब से अपने घर लौट रही थी कि उसी वक्त घर से कुछ ही दूरी पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरीब असहाय लोगों की मदद करने वाली इस लड़की के साथ कातिल ने ऐसी बर्बरता की कि डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सके। 5 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसने अपना दम तोड़ ही दिया। जिस तरह से कातिल ने उस लड़की को टॉर्चर किया था या फिर कह ले कि मारा था, उसे देखकर सभी को यही लग रहा था कि इस लड़की की कातिल के साथ कोई पुरानी दुश्मनी जरूर रही होगी। पर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब जो सच निकल कर आया उसने सभी पुलिस वालों को चौंका दिया। अब वो सच क्या था और आखिर कातिल ने उस लड़की को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी, वो सब हम आपको आगे इस कहानी में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है ज़ारा अलीना नाम की इस लड़की की। ज़ारा अलीना का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर के पास स्थित इल्फोर्ड इलाके में हुआ था। यूं तो ज़ारा का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उसका परिवार मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला था। ज़ारा के जन्म के करीब 20 साल पहले ही उसके नाना नानी पाकिस्तान से इंग्लैंड आ गए थे। दोस्तों, मैं यहाँ ज़ारा के नाना नानी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़ारा शुरू से ही अपनी माँ के साथ अपने ननिहाल में रही। ज़ारा के जन्म के बाद किसी वजह से उसकी माँ का तलाक हो गया, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। ज़ारा के नाना नानी और उसकी माँ ने ज़ारा को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। ज़ारा को बचपन से घूमना फिरना बहुत पसंद था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पे जाया करती थी। ज़ारा जितनी अच्छी पढ़ने में थी उतनी ही अच्छी वो डांसिंग, आइस स्केटिंग जैसे बाकी दूसरे एक्टिविटीज में भी थी। मतलब कि वो जो भी काम करती थी उसे पूरी लगन और पूरी शिद्दत से करती थी और इसी वजह से बड़े होने के बाद उसने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया। दरअसल दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान ज़ारा की माँ ने बताया कि जब ज़ारा 5 साल की थी तब किसी ने उससे पूछा था कि वो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तब इस पर उसने उन्हें बताया था कि वो बड़ी होकर लॉयर बनना चाहती है और गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहती है। उस वक्त सभी को उसके इस जवाब में उसकी मासूमियत दिखाई दी थी, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन सच में वो अपनी इस सपने को पूरा कर सकेगी। स्कूली शिक्षा पास करने के बाद ज़ारा ने एक लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर वो 2 साल के लिए एक लॉ फर्म से एज अ इंटर्न सॉलिसिटर काम करने लगी। अपने काम के दौरान उसने कई रिफ्यूजी की कानूनी मदद की जो दूसरे देशों से आकर लंदन में बसे थे। इसके साथ ही वो उन एनजीओ के साथ काम भी करती थी जो गरीब और बेघर लोगों को खाना खिलाते थे। इसके बाद आती है वो दर्दनाक रात जब ज़ारा जैसी मासूम लड़की के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ। 26 जून 2022 की शाम को ज़ारा अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए द ग्रेट स्पून रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ से खाना खाने के बाद ये लोग पास के ही एक बार में जाते हैं जहाँ ज़ारा का दोस्त तो ड्रिंक करता है पर ज़ारा सिर्फ एक गिलास पानी पीती है। इसी दौरान एक दूसरे बार में बैठे एक 29 साल के शख्स को धक्के मारकर उस बार से निकाला जाता है क्योंकि वो बार में मौजूद लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। इस शख्स का नाम था जॉर्डन मैक्सविनी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जॉर्डन के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आप समझ सके कि जॉर्डन मैक्सविनी का स्वभाव कैसा था। जहाँ एक तरफ ज़ारा बचपन से ही नेक दिल की लड़की थी तो वहीं जॉर्डन बचपन से ही एक बदमाश स्वभाव वाला लड़का था। 13 साल की उम्र में ही उसने पहली बार जेल का मुंह देख लिया था। 2006 से 2022 तक उसके ऊपर 60 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 28 में उसे सजा भी हो चुकी थी। मतलब कि 2006 से लेकर 2022 तक का उसका ज्यादातर समय जेल में ही बीता था। और 26 जून यानी कि जिस दिन की ये कहानी है उससे तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही ये जेल से छूटा था।
26 जून की रात जब जॉर्डन को धक्के मारकर बार से बाहर निकाला गया, तब वो इतने नशे में था कि रोड क्रॉस करते वक्त उसका सिर एक बस से टकरा गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो इतने नशे में है कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। इसके बाद जॉर्डन एक लड़की का पीछा करने लगता है। जब उस लड़की को इस बात का एहसास हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तब वो उससे बचने के लिए भागकर पास की एक दुकान में घुस जाती है। जॉर्डन भी उसके पीछे पीछे उस दुकान के अंदर जाता है, पर वहां मौजूद लोग उसे वहां से भगा देते हैं। वो लड़की तो किसी तरह बच गई, पर जॉर्डन के अंदर का जानवर अभी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद जॉर्डन फिर से नए शिकार की तलाश में रोड पर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन फिर से एक लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। जब उस लड़की को शक हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तब उसने अपोजिट साइड की लेन पकड़ ली और इससे पहले कि जॉर्डन उस पर हमला कर पाता, उससे पहले ही उस लड़की का घर आ गया और वो जॉर्डन का शिकार बनने से बच गई। अब तक जॉर्डन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। दो शिकार उसके हाथ से निकल चुके थे, पर उसे फिर भी इसका एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद फिर से वो किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इस बार उसकी नजर जारा पर पड़ती है, जो उस वक्त उस बार से निकल रही होती है जहां वो अपने दोस्त के साथ गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। जारा का घर पास में ही था, तो इसलिए उसने टैक्सी की जगह पैदल ही घर जाने का सोचा और यहीं उस बेचारी से गलती हो गई। रास्ते में खूंखार भेड़िए की तरह घूम रहे जॉर्डन की नजर उस पर पड़ती है और फिर वो जारा का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद एक सुनसान जगह पर जॉर्डन अचानक से जारा के ऊपर हमला कर देता है। जारा खुद को बचाने की काफी कोशिश करती है, पर वो खुद को जॉर्डन से बचा नहीं पाती। जॉर्डन एक के बाद एक कई बार जारा पर करता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। करीब 9 मिनट तक जॉर्डन ने जारा को मारा पीटा और उसका रेप किया और फिर उसका फोन और उसके कमर के नीचे का सारा कपड़ा लेकर वो वहां से भाग गया। जारा एक जिंदा लाश की तरह सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों की नजर जारा पर पड़ती है, तो वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं। करीब 5 घंटे तक चले लंबे ऑपरेशन के बाद आखिरकार सुबह 10 बजे जारा ने अपना दम तोड़ दिया। जारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि उसके शरीर पर करीब 50 से ज्यादा इंजरी मार्क्स थे। जारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जॉर्डन द्वारा की गई बेरहमी की गवाही दे रही थी। एक बार सोच कर देखिए दोस्तों, जिस लड़की ने गरीब, कमजोर, असहाय लोगों की हमेशा मदद की हो, उसे एक वैसी दरिंदे ने कितनी बर्बरता से मारा होगा। खैर, इस घटना के अगले दिन पुलिस ने जॉर्डन को उसके दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो जेल से छूटने के बाद से रह रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, तब उसकी हरकतों को देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। वो इस तरह से पुलिस को पूरी घटना के बारे में बता रहा था जैसे कि मानो ये कोई बहुत छोटी बात हो। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि किस कदर उसने एक मासूम लड़की की जान ली। यहाँ तक कि कोर्ट में भी उसने जज के सामने वैसा ही बर्ताव किया जैसा उसने पुलिस वालों के सामने किया था। जॉर्डन की हरकतों से लग रहा था कि वो मेंटली पूरी तरह से फिट नहीं है और यही बात उसके वकील ने भी कोर्ट में रखी, पर जज ने उसकी बर्बरता को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी। काश ये सजा उसे उसके पुराने क्राइम्स में मिल गई होती, तो आज जारा जिंदा होती। जॉर्डन जैसे वैसी दरिंदों की वजह से ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को रात में घर से बाहर जाने से मना करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला के कत्ल की है जिसने खुद को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर पुलिस तक से मदद की गुहार लगाई, पर उस महिला की गुहार पर ना तो कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो दी और ना ही पुलिस ने उस महिला की गुहार को सीरियसली लिया। और उसके बाद जिस तरह से कातिल ने 300 लोगों के सामने इस महिला का कत्ल किया, उसे देखकर उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। जी हाँ दोस्तों, कातिल ने जिस तरह इस महिला का कत्ल किया, इसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि उस महिला का कत्ल करने के बाद कातिल उस पार्टी से भागा भी नहीं, बल्कि उस महिला की लाश के पास बैठकर अपने चश्मे पर लगे खून के धब्बों को इत्मीनान से पोंछ रहा था। अब दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कातिल कौन था
और उस महिला को सरेआम सबके सामने मारना क्यों चाहता था, और आखिर में उस महिला और कातिल के बीच का रिश्ता क्या था। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में आपको पता चलेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है जिया-उल्लाह इब्राहिम ज़दे। 80 के दशक में जब जिया-उल्लाह करीब 24 साल का था, तब वो पाकिस्तान से ईरान लॉ की पढ़ाई के लिए आता है और यहीं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उससे 10 साल बड़ी थी और उसका नाम था ज़हरा। ज़हरा को देखते ही जिया-उल्लाह को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, जिसके बाद 1985 आते आते वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस शादी के सिर्फ 2 साल बाद इनको पहली लड़की होती है जिसका नाम अतीना रखा गया और इसके बाद इनका एक लड़का होता है जिसका नाम अरमान रखा जाता है। 1997 तक आते आते ये पूरा परिवार अफगानिस्तान से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शिफ्ट हो जाता है और यहीं एडिलेड में रहते हुए ज़हरा ने एक और छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनीता रखा गया। अब जहाँ पर ये परिवार ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के आसपास के लोग इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि ये जो ज़ाहिरा थी वो अपने घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहा करती थी और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रही थी। जबकि जिया-उल्लाह ईरान और अफगानिस्तान दोनों से ही लॉ की डिग्री पास करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था और यहाँ वो अब एक जाना माना वकील बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था इस परिवार का, क्योंकि ये जो वकील जिया-उल्लाह था, इस घर का सारा करता धरता, इस घर का मुखिया, वो घर के बाहर तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन घर के अंदर इसकी सच्चाई वही जानते थे जो इस घर में रहा करते थे, यानी कि इसकी बीवी और इसके तीनों बच्चे। असल में उसके बच्चों ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता का प्यार क्या होता है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। हमें तो हमारे पिता हमेशा ही जान से मारने की धमकियां देते रहते थे। अपने पति से अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़हरा हमेशा घर पर ही रहा करती थी और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, पर उनके हालात दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे और फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उनके पिता उनकी माँ को इतना मारते हैं कि उनकी माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती हैं। लेकिन वो इंसान तब भी नहीं रुका और अपनी लातों से उसे मार मार के खुश होता रहा। धीरे धीरे जहाँ एक तरफ बच्चे बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिया-उल्लाह का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। बच्चों से अपने पिता की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज रोज अपनी माँ को अपने पिता से इस कदर मार खाता हुआ देखकर बेचैन हो जाते थे। वो अपनी माँ को उस जल्लाद से किसी भी कीमत पे बचाना चाहते थे। असल में दोस्तों, फरवरी 2009 में एक दिन जिया-उल्लाह अपनी बीवी से इतना नाराज हो गया कि उसे मारते मारते गुस्से में उसके गले पे चाकू तान देता है और इससे पहले वो कोई और हरकत करता तभी उसका बेटा जो अब 20 साल का हो चुका था वो बीच में आ जाता है और अपने पिता को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि हम सब आपको अब और नहीं झेल सकते। हम लोग आपको, आपके इस घर को और इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और दूर कहीं एक ऐसे शहर में अपना घर बनाएंगे जहां आपकी परछाई तक भी ना पड़े। बेटे की इस बात पे जिया-उल्लाह और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इस घर को छोड़कर जाने की बात सोची भी तो इसी घर में तुम सबको बंद करके आग लगा दूंगा। जिया-उल्लाह की इस धमकी से ज़हरा डर जाती है और जिया-उल्लाह के पागलपन को देखते हुए उसे लगता है कि जिया-उल्लाह किसी दिन उसके किसी बच्चे को सच में न मार दे। और फिर अगले ही दिन ज़हरा अपने तीनों बच्चों के साथ उस घर को छोड़कर वहाँ से फ्लाइट पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जब ज़हरा अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो उसे 2 बातें अच्छी तरह से पता थी। पहली कि उसके पास पैसे आने का कोई साधन नहीं था और दूसरा कि उसका पति इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बात भी कंफर्म थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा और उसी दिन ज़हरा के भाई ने फोन करके उसको बताया कि मेरे पास जीजू यानी जिया-उल्लाह का फोन आया था और वो मुझे गालियां दे रहा था और कह रहा था जैसे तुम्हारी बहन मेरे बच्चों को लेकर भागी है मुझसे दूर, मेरी बेइज्जती करी है उसने मेरे समाज में, अब मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद ज़हरा ने सोचा कि क्यों ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही बाहर निकलकर वापस अपने देश ईरान चली जाए, लेकिन वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी अनीता अभी एक माइनर थी और अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद इस परिवार ने एक वकील को हायर किया और पूछा कि क्या उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मिल सकता है
और फिर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। ज़हरा ने कोर्ट में बताया कि मेरा पति मुझे जान से मारने की फिराक में रहता है, वो कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को मार सकता है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब यहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलने ही वाला था कि तभी ज़हरा ने अचानक से डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। उसने कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्रीडम चाहिए, मेरी आज़ादी मुझे चाहिए, जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिली है, और मुझे अब इस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं बिताना। ज़ाहिरा ने डाइवोर्स तो फाइल कर दिया और अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई, और वो दिक्कत थी इस घर की सबसे छोटी बेटी अनीता, क्योंकि वो 18 साल से कम की थी। इसलिए उसका पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी भी इस घर में आ सकता था, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही इधर से ज़ाहरा ने डाइवोर्स फाइल किया, उधर से ज़ियाउल्लाह ने भी डाइवोर्स फाइल कर दिया, और यहाँ कोर्ट की अनुमति के अनुसार ज़ियाउल्लाह अब अपनी छोटी बेटी अनीता से मिलने के लिए इस दूसरे घर में आने लगा। लेकिन इस परिवार को पता था कि ये जो इंसान यहाँ मिलने आ रहा है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इधर जब भी ज़ियाउल्लाह अपनी बेटी से मिलने के बहाने आता, तब अपने परिवार को एक नई धमकी देकर जाता कि तुम सब जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाले हो। जिसके बाद इस घर का एकमात्र बेटा यानी कि अरमान पुलिस में अपने पिता के खिलाफ कंप्लेंट कराने जाता है, पर पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर देती है, क्योंकि कोर्ट ने ही ज़ियाउल्लाह को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी थी, तो अब पुलिस भी उसे रोक नहीं सकती थी। पुलिस अधिकारियों से अरमान को सिवाय दिलासा के अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ खड़ा कर देने के बाद ज़ाहरा ये समझ चुकी थी कि अब उसे और उसके बच्चों को उसे खुद ही अपने पति से बचाना पड़ेगा। इसके बाद ज़ाहरा अपना ये घर भी छोड़ देती है और एक नई जगह पर जाकर रहने लगती है। वो अब हर महीने अपना एड्रेस बदलने लगती है ताकि उसके पति को उसका पता ना लगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी कुछ रातें सड़कों पे सो के बिताई। दोस्तों, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके मन में ज़ियाउल्लाह का कितना खौफ था। ऐसे ही बचते बचाते इन सब का 1 साल निकल जाता है, और 1 साल बाद फरवरी 2010 में ज़ियाउल्लाह ने कोर्ट में पिटीशन डाला कि उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्या था। ज़ाहरा ने जो कोर्ट से अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था, उसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि उसके पति को अपनी बीवी से एक फिक्स दूरी मेंटेन रखनी है, यानी कि वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता था। और ये बात भी लिखी थी कि जिस भी पार्टी या फंक्शन में ज़ाहरा जाएगी वहाँ उसका पति नहीं जा सकता था। अब जब ज़ियाउल्लाह ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाला तो उसे इसमें थोड़ी ढील मिल गई और कोर्ट से यहीं पे गलती हो गई। जो ज़ियाउल्लाह चाह रहा था उसे वो मिल चुका था। इस ऑर्डर के सिर्फ 10 दिन बाद ही, यानी कि 31 मार्च 2010, इस दिन को दोस्तों पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे भी जाना जाता है, और इस दिन ज़ाहरा पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में इनकी कम्युनिटी के बहुत से लोग आए हुए थे। तभी वहाँ ज़ियाउल्लाह भी पहुँच जाता है। उसे देखकर ज़ाहरा की बड़ी बेटी अतीना तुरंत भागकर गेट पे खड़े बॉडीगार्ड के पास जाती है और उनसे बोलती है कि इस इंसान को अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो ये हमारे परिवार को मार देगा। बॉडीगार्ड ने अतीना की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि यहाँ 300 लोग हैं, इतने लोगों के सामने कोई किसी को क्यों मारेगा, और अगर मारना ही रहेगा तो अकेले में मारेगा, और वैसे भी हम लोग यहाँ हैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। इधर अतीना बॉडीगार्ड से मदद मांग ही रही होती है कि उधर ज़ियाउल्लाह जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुँचता है वो तुरंत अपने जेब से एक चाकू निकालता है और एक के बाद एक करीब 8 से 10 बार उस चाकू से अपनी बीवी के गले पर वार करता है। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक ज़ाहरा इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद ज़ियाउल्लाह ने जो किया उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली कत्ल करने के बाद लोग भाग जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि यहाँ तो ज़ियाउल्लाह अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश के बगल में आराम से बैठता है और अपने रुमाल से अपने चश्मे पर लगे ज़ाहरा के खून को साफ करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ मर गई, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। जिस समाज के सामने तुमने मेरा अपमान किया, आज मैंने अपने उस अपमान का बदला ले लिया है। ज़ियाउल्लाह वहीं बैठा रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती, मानो वो पुलिस का ही इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहाँ आती है और ज़ियाउल्लाह को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाती है। पर अब क्या फायदा, अब तो उसे जो करना था वो कर चुका था। काश पुलिस ने अरमान की बात पर कुछ ही महीने पहले ही ज़ियाउल्लाह को डांट फटकार लगाई होती तो शायद ये दिन इस परिवार को कभी देखना ही नहीं पड़ता। या फिर ये मान ले कि कोर्ट ने अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ढील ना दी होती तो ये सब हुआ ही नहीं होता। खैर, कोर्ट में सुनवाई के बाद ज़ियाउल्लाह को 26 साल की कैद की सजा दी जाती है।
दोस्तों, मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत कम सजा दी गई। मेरी माने तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।